नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक आम साइकिल पार्ट्स की दुकान से लेकर एक विशाल ग्लोबल टेलीकॉम एम्पायर खड़ा करने तक। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन सुनील भारती मित्तल और उनके एयरटेल साम्राज्य की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस सफर में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे साइकिल और जनरेटर्स के उनके शुरुआती संघर्ष से। फिर देखेंगे पुश बटन फोन की वो क्रांति, एयरटेल का जन्म, बीएसएनएल जैसी बड़ी कंपनी से उनका सीधा मुकाबला, मार्केट में जियो की सुनामी और फाइनली एयरटेल का वो एकदम डेयरिंग कमबैक। भाग 1, साइकिल से जनरेटर तक का सफर। तो कहानी शुरू होती है 70 के दशक से। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सुनील मित्तल ने वो आसान सेटल रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने बिजनेस की अनिश्चित और रिस्की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। जरा सोचिए, 1976 में सिर्फ 18 साल की उम्र थी और हाथ में 20,000 रुपए का उधार। यहीं से शुरू हुई उनकी साइकिल पार्ट्स की दुकान। लेकिन जब लगा कि यहाँ ग्रोथ लिमिटेड है तो उन्होंने तुरंत पिवट किया। 1980 में सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की और जनरेटर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर 1984 आते आते उनकी नज़र एक और नई चीज पर पड़ी, पुश बटन फोन्स। लेकिन बिजनेस में सब कुछ सीधा तो चलता नहीं है। अचानक सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जनरेटर के आयात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। मतलब रातों रात उनका चलता फिरता बिजनेस बिल्कुल जीरो पर आ गया। अब कोई और होता तो शायद हार मान के बैठ जाता, लेकिन उन्होंने इस भारी संकट को भी एक मौके की तरह देखा और एक नया रास्ता ढूंढने सीधा ताइवान निकल गए। भाग 2, पुश बटन क्रांति। ताइवान की उसी यात्रा ने इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति की नींव रख दी। उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो भारत में गायब था। आपको याद होंगे वो पुराने रोटरी डायल फोन्स। हर नंबर को उंगली से घुमा घुमा कर डायल करना पड़ता था, वक्त भी लगता था और वो खराब भी बहुत जल्दी होते थे। ताइवान में उन्होंने जो पुश बटन फोन देखे वो इसके एकदम उलट थे। वो सुपरफास्ट थे, इस्तेमाल में आसान थे और उनमें स्पीड डायल जैसे कमाल के फीचर्स थे। मार्केट गैप बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। इस मौके को भुनाने के लिए उन्होंने ताइवान की किंगटेल के साथ पार्टनरशिप की और फोन इंपोर्ट करना शुरू किया। फिर उन्होंने भारती टेलीकॉम लिमिटेड बनाई और देखते ही देखते जर्मनी के सीमेंस के साथ मिलकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। 1990 तक तो फैक्स मशीन और कॉर्डलेस फोन भी बाजार में आ गए। और आपको पता है इन सबसे किस मशहूर ब्रांड का जन्म हुआ? बीटल। 90s के दशक में ये ब्रांड लगभग हर घर में दिख जाता था। भाग 3, एयरटेल का जन्म। अब आते हैं उस असली टर्निंग पॉइंट पर। साल था 1992। एक फैमिली वेकेशन चल रही थी और तभी उन्हें पता चला कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल टेलीफोनी में आने का न्योता दे रही है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसने आगे चलकर पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच था। आप एक ऐसा टेलीकॉम लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं जिसके लिए सरकार को पुराने अनुभव की दरकार हो, जबकि देश में ही ये इंडस्ट्री ही बिल्कुल नहीं है? ये शर्त तो किसी को भी शुरुआत में ही रेस से बाहर कर सकती थी। इसका जवाब था विवेंडी पार्टनरशिप। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। अनुभव वाली इस मुश्किल शर्त को पार करने के लिए उन्होंने सीधे फ्रांस की जानी मानी टेलीकॉम जायंट विवेंडी के साथ हाथ मिला लिया। इसी कमाल की रणनीति से 1992 में लाइसेंस मिल गया, भारतीय सेल्युलर लिमिटेड की नींव रखी गई और यहीं से जन्म हुआ एयरटेल का। इस मुकाम पर पहुंचकर उनकी एक खास फिलॉसफी पर गौर करना जरूरी है। सुनील मित्तल का मानना है कि एक जिम्मेदार बिजनेस लीडर को सिर्फ वित्तीय सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाना चाहिए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी। इसी विजन के तहत उन्होंने साल 2000 में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारती फाउंडेशन की स्थापना की। भाग 4, बीएसएनएल से मुकाबला। अब असली खेल शुरू होता है। अब बारी थी एक छोटी प्राइवेट कंपनी और सरकार द्वारा समर्थित विशालकाय टेलीकॉम मोनोपोली यानी बीएसएनएल के बीच सीधे टक्कर की, डेविड वर्सेस गोलियात की तरह। एक तरफ बीएसएनएल था, पूरा सरकारी समर्थन, सस्ते प्लान्स और देश के कोने कोने तक पहुंच। लेकिन ग्राहकों की भीड़ इतनी थी कि नेटवर्क अक्सर जाम रहता और कॉल ड्रॉप्स आम बात थी। दूसरी तरफ एयरटेल की रणनीति एकदम क्लियर थी, सीमलेस कनेक्टिविटी। इसके लिए उन्होंने बेस्ट विदेशी तकनीक आयात की और पूंजी जुटाने के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था,
सुपीरियर कस्टमर सर्विस। क्वालिटी पर इस फोकस ने कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि 2010 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, $10.7 बिलियन। जी हाँ, इस भारी भरकम रकम के साथ एयरटेल ने अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी ज़ेन का अधिग्रहण कर लिया। ये इस बात का साफ इशारा था कि एयरटेल अब ग्लोबल लेवल पर छा जाने के लिए तैयार है। फिर आया साल 2012 और 4G लॉन्च की रेस। यहाँ दोनों कंपनियों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखा। BSNL का अप्रोच था कि सरकारी संसाधनों से धीरे धीरे सब खुद ही बनाएंगे। इसके उलट एयरटेल ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया। उन्होंने फौरन विदेशी बाजार से तैयार तकनीक मंगवाई और BSNL को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे पहले 4G सेवा लॉन्च कर दी। भाग 5, जियो की सुनामी। जब सब कुछ बेहतरीन चल रहा हो, तभी सबसे बड़ा खतरा दस्तक देता है। 2016 का वो वक्त जब बाजार पूरी तरह से पलट गया और एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी इंडस्ट्री के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। 10 करोड़। जियो ने बाजार में एंट्री करते ही अनलिमिटेड फ्री 4G डेटा और कॉलिंग की ऐसी पेशकश की कि महज 170 दिनों के अंदर उन्होंने 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड था जिसे देखकर अच्छे दिग्गजों को समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करें। स्थिति की गंभीरता को आप इस टेबल से समझ सकते हैं। 2016 से पहले मार्केट में कुल 12 कंपनियां हुआ करती थीं, लेकिन इस सुनामी के बाद एयरसेल, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो जैसी कंपनियां या तो खत्म हो गईं या बिक गईं। अंत में पूरी इंडस्ट्री सिमटकर केवल 4 कंपनियों तक रह गईं: जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। ये सच में एक टेलीकॉम ब्लडबाथ था। भाग 6, एयरटेल की वापसी। जब बाकी कंपनियां दम तोड़ रही थीं, तब एयरटेल ने कुछ ऐसी काउंटर इंट्यूटिव और स्मार्ट रणनीतियां अपनाई जिन्होंने कंपनी को इस भयंकर क्रैश में डूबने से बचा लिया। इस सर्वाइवल के 3 अहम स्टेप्स थे। पहला, वॉर ऑन वेस्ट, यानी जो भी गैर जरूरी खर्चे थे उन्हें बेरहमी से काट दिया गया। दूसरा कदम बहुत ही स्मार्ट था। जो कंपनियां बंद हो रही थीं, उनके स्पेक्ट्रम को सस्ते में खरीदकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया। और तीसरा कदम, बिना मतलब के नंबर्स के पीछे भागना छोड़कर अपना पूरा फोकस एक्टिव यूजर्स और नेटवर्क की क्वालिटी पर लगा दिया। इस तीसरे कदम को जमीन पर उतारने के लिए 2018 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। 35 रुपीज़। एयरटेल ने ये न्यूनतम रिचार्ज प्लान अनिवार्य कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और रिस्की जुआ था। तो आखिर ये 35 रुपए का जुआ था क्या? इस नियम के आते ही एयरटेल ने जानबूझकर अपने 5 करोड़ इनएक्टिव यूजर्स को नेटवर्क से बाहर कर दिया। सुनने में ये एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है ना? लेकिन असल में ये एक जीनियस कदम था। इनएक्टिव यूजर्स के हटने से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU में भारी उछाल आया। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्क का फालतू लोड हट गया, जिससे पैसे देने वाले ग्राहकों को एक बेहद स्टेबल और शानदार नेटवर्क मिलने लगा। और इस साहसिक कदम के रिजल्ट्स बेमिसाल रहे। अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के बीच एयरटेल ने एक्टिव सब्सक्राइबर जोड़ने के मामले में जियो को भी पीछे छोड़ दिया। और आज उन्होंने खुद को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि एयरटेल थैंक्स, पेमेंट्स बैंक, विंक म्यूजिक और एक्सट्रीम के साथ एक पूरा प्रॉफिटेबल डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। तो आज की इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, 12 से 4 कंपनियों तक सिमट जाने वाले इस क्रैश में एयरटेल इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि उसने वैनिटी नंबर्स या सिर्फ भीड़ के पीछे भागने के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी और क्वालिटी को चुना। अब सवाल ये उठता है कि अगली कौन सी इंडस्ट्री है जो इस तरह के भयंकर डिस्रप्शन का सामना करने वाली है और वहां कौन टिकेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।